दिल्ली सल्तनत, इस पर तो कई राजवंशों ने राज किया, लेकिन एक ऐसी थी जिसने सबसे लंबे समय तक हुकूमत की, पूरे 94 साल। जी हां, हम बात कर रहे हैं तुगलक वंश की। एक ऐसी दास्तान जिसमें गजब के आइडियाज हैं, ऐसी ऐसी नाकामियां हैं जो हैरान कर दें, और फिर एक पूरे साम्राज्य का पतन। तो आइए इस अनोखी कहानी को समझते हैं। वैसे तो ये पूरे वंश की कहानी है, लेकिन तुगलकों की कहानी का फोकस असल में एक सुल्तान पर आकर टिक जाता है। एक ऐसा शासक जिसके शानदार विचार, उसके बड़े बड़े ख्वाब अक्सर एक भयानक सपने में बदल जाते थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या वो वाकई में एक दूरदर्शी जीनियस था, अपने वक्त से बहुत आगे, या फिर जैसा कि लोग कहते हैं, बस एक पागल सुल्तान? तो इस कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, वहां से जहां तुगलक वंश की नींव रखी गई। और ये नींव रखी थी गयासुद्दीन तुगलक ने, एक ऐसा शासक जिसने साम्राज्य को एक ठोस, मजबूत शुरुआत दी। गयासुद्दीन तुगलक, जिसका असल नाम था गाजी मलिक, वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल, कह सकते हैं जमीन से जुड़ा हुआ शासक था। उसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद शहर बसाया, जो आज भी मशहूर है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी और सबसे जरूरी देन थी सिंचाई के लिए नहरें बनवाना। सोचिए, वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने ये सोचा और किया, और इस एक कदम ने आने वाले सालों के लिए सल्तनत की बुनियाद को बहुत बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया। अब गयासुद्दीन के बाद गद्दी पर आया उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। मोहम्मद बिन तुगलक भारतीय इतिहास के सबसे पढ़े लिखे, लेकिन शायद सबसे विवादास्पद शासकों में से एक माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को समझना आसान नहीं है। वो एक पहेली की तरह था। एक तरफ उसके पास ज्ञान का भंडार था, वो अपने समय के सबसे बड़े विद्वानों में से एक था। लेकिन दूसरी तरफ उसके बड़े बड़े प्लान, जैसे ही उन्हें लागू करने की कोशिश की जाती, वो बिखर जाते थे। मतलब आइडिया में जीनियस, लेकिन अमल में तबाही। तो आते हैं उसके पहले बड़े प्रयोग पर। आइडिया था राजधानी बदलना। क्यों? वजह बिल्कुल साफ थी। एक, दक्षिण भारत पर कंट्रोल बेहतर करना, और दो, दिल्ली को लगातार हो रहे मंगोल हमलों से बचाना। हल क्या निकाला उसने? पूरी की पूरी राजधानी को उठाकर 1500 किलोमीटर दूर दौलताबाद ले जाना। और सुनिए, सिर्फ दरबार या सरकारी लोग नहीं, बल्कि दिल्ली के हर एक शख्स को, पूरी आबादी को साथ चलने का फरमान जारी कर दिया गया। लेकिन यह शानदार विचार एक ऐसी मानवीय त्रासदी बन गया जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। उस 1500 किलोमीटर के लंबे कठिन सफर में हजारों लोगों की मौत हो गई। और जब वो दौलताबाद पहुंचे, तब सुल्तान को एहसास हुआ कि अरे, यहां से तो उत्तर भारत पर कंट्रोल रखना नामुमकिन है। सोच में ही गड़बड़ थी। नतीजा, 8 साल बाद वही आबादी, वही लोग, उन सबको वापस दिल्ली लौटने का हुक्म दे दिया गया। जान का नुकसान, पैसों का नुकसान, और सबसे बढ़कर लोगों के भरोसे का नुकसान। एक नाकामी के बाद सुल्तान रुका नहीं। अगली बड़ी योजना थी सांकेतिक मुद्रा। देखिए, उस समय पूरी दुनिया में चांदी की कमी हो रही थी, तो सुल्तान ने एक बड़ा होशियार हल सोचा। क्यों ना कांसे और तांबे के सिक्के बनाएं और उन्हें कानूनी तौर पर चांदी के सिक्कों के बराबर मूल्य दे दें। इससे खजाने की चांदी भी बच जाएगी। कागज पर यह एक क्रांतिकारी आर्थिक विचार था, लेकिन हकीकत में यह प्लान एक आर्थिक आपदा साबित हुआ। समस्या बताएं क्या थी? सिक्के बनाने पर, यानी टकसाल पर, राज्य का कोई सख्त नियंत्रण नहीं था। तो फिर क्या हुआ? लोगों ने अपने घरों में ही बर्तन पिघला पिघला कर नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। सोच के देखिए, पूरा बाजार जाली मुद्रा से भर गया। व्यापार रुक गया। मजबूरन सुल्तान को यह योजना वापस लेनी पड़ी, और फिर खजाने से असली चांदी देकर वो सारे नकली सिक्के वापस खरीदने पड़े। इसका नतीजा, शाही खजाना लगभग खाली हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के उस उथल-पुथल से भरे शासन के बाद जब उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक आया, उसने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उसने प्रयोगों को छोड़कर निर्माण और लोगों की भलाई यानी कल्याण पर ध्यान दिया। इन दोनों सुल्तानों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासन बड़े और असफल प्रयोगों से भरा था। दूसरी तरफ फिरोज शाह तुगलक, जिसका पूरा ध्यान था सार्वजनिक कामों पर, नए शहर बसाने पर और ऐसे प्रशासनिक सुधार लाने पर जिससे आम जनता को आराम मिले, राहत मिले। फिरोज शाह को एक निर्माता सुल्तान कहा जा सकता है। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपने शासनकाल में 300 से भी ज्यादा, जी हां, 300 से ज्यादा नए शहर और कस्बे बसाए। जौनपुर, फिरोजाबाद जैसे शहर जो आज भी हैं,
उसी की देन है। ये आंकड़ा ही उसके निर्माण के जुनून को दिखाता है। और बात सिर्फ शहर बसाने तक ही नहीं रुकी। उसने एक उचित कल्याणकारी राज्य की नींव रखी। उसने सिंचाई के लिए 5 बड़ी बड़ी नहरें खुदवाईं। उसने गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल खुलवाए, जिनको दारुल शिफा कहते थे। इतना ही नहीं, जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए एक अलग विभाग ही बना दिया, दीवाने खैरात। कर प्रणाली को भी उसने आसान बनाया। इस्लामी कानून के हिसाब से उसने सिर्फ 4 मुख्य कर रखे। खराज, जो भूमि कर था, खुम्स यानी जंग में लूटे हुए माल का हिस्सा, ज़कात, जो मुस्लिम आबादी पर एक तरह का दान कर था, और जजिया, गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि वो पहला सुल्तान था जिसने जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगाया, जो उसकी धार्मिक निधि का एक पहलू दिखाता है। फिरोज शाह ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो जख्म लगे थे वो बहुत गहरे थे। साम्राज्य अंदर से कमजोर हो चुका था, और जैसे ही फिरोज शाह की मौत हुई, इसका पतन बहुत तेजी से हुआ और बहुत ही क्रूर तरीके से हुआ। तो इस वंश का अंत कैसे हुआ? शुरुआत हुई 1388 में फिरोज शाह की मौत से। उसके बाद अस्थिरता का दौर चला, और फिर आया आखिरी सबसे बड़ा प्रहार। 1398 में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया। उसने शहर को इस कदर लूटा और ऐसी कत्लेआम मचाई जिसका कोई हिसाब नहीं। ये हमला तुगलक वंश के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। इसके बाद 1414 में खिज़्र खान ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और इसी के साथ तुगलक वंश का हमेशा के लिए अंत हो गया। तो आइए एक जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं। कहानी शुरू हुई गियासुद्दीन से, संस्थापक जिसने एक ठोस बुनियाद तैयार की। फिर आया मोहम्मद बिन तुगलक, वो प्रतिभाशाली दिमाग जिसके सारे प्लान उल्टे पड़ गए। उसके बाद फिरोज शाह, वो निर्माता जिसने टूटे हुए साम्राज्य को जोड़ने की कोशिश की। और आखिर में नसीरुद्दीन महमूद, जिसके राज में तैमूर के हमले ने सब कुछ तबाह कर दिया। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि तुगलक वंश की ये कहानी ये है क्या? क्या ये एक ऐसी महत्वाकांक्षा की विरासत है जिसमें हिम्मत तो थी, भले ही वो नाकाम रही? या फिर यह शक्ति की सीमाओं के बारे में एक चेतावनी है, एक सबक कि सबसे प्रतिभाशाली दिमाग भी हकीकत से टकराकर चूर चूर हो सकता है? इसके बारे में सोचना लाजमी है।